नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं अभी केदारनाथ धाम में। केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पंच केदार में एक है और 4 धामों में से एक प्रमुख धाम भी है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इसी केदारनाथ धाम की पावन यात्रा के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव कौन कौन से हैं, केदारनाथ यात्रा के दौरान खाने पीने रुकने की क्या व्यवस्था होती है, और इसके साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही केदारनाथ में बादल फटने की घटना हुई है, इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि केदारनाथ की यात्रा के लिए उचित समय कौन सा होता है, और सबसे अहम चीज़, केदारनाथ यात्रा के लिए आपका बेस्ट टूर प्लान क्या होना चाहिए। और इसमें मैं उन हर छोटी बड़ी जानकारियों को भी शामिल करने वाला हूँ जो कि आपकी यात्रा के लिए आवश्यक होती है। और अगर आप इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं या करने में सक्षम नहीं है, तो आप घर बैठे डिजिटली इस यात्रा का आनंद ले पाएंगे, जिसमें कि मैं आपको संपूर्ण चीजों की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अभी फिलहाल हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार अपने केदारनाथ यात्रा के लिए। और मैं अपने इस यात्रा की शुरुआत इसी हरिद्वार से करने वाला हूं। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आप किसी भी माध्यम से यात्रा करें, आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। दोस्तों, आप केदारनाथ यात्रा करें या फिर 4 धाम यात्रा करें, इनमें से सभी प्रमुख जगहों के लिए अधिकतर बसें आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से ही देखने को मिलेंगी। यदि आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ तक पहुंचेंगे। दोस्तों, इन स्थानों में से केवल सोनप्रयाग तक ही आप बस, टैक्सी या फिर अपने निजी वाहन द्वारा पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग में ही आपको अपने वाहन को पार्क करना होता है। इसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप शटल वाहन द्वारा, और गौरीकुंड से केदारनाथ तक आप चाहे तो पैदल यात्रा करते हुए, घोड़े खच्चर द्वारा या फिर पिट्ठू पालकी, जिन भी माध्यमों से पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार का जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वो आमने सामने ही है। दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन ये रहा और बस स्टैंड जो पड़ता है वो बिल्कुल यहाँ सामने पड़ता है। देख सकते हैं, ये बस स्टैंड है। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग की यात्रा आप अपने बजट के अनुसार विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका बजट अच्छा है तो आप एक कार हायर कर सकते हैं। यदि आपका बजट इससे थोड़ा सा कम है तो आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। और यदि आपका बजट सबसे कम है तो आप बस द्वारा बहुत ही आसानी से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बस के टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कराते हैं तो आपको इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन यदि आप फिजिकली हरिद्वार पहुंचकर बस की बुकिंग करते हैं तो आपको 550, 600, 650 तक में बस इजीली मिल जाते हैं। याद रहे दोस्तों, कार, बस या फिर टैक्सी जो भी चीज़ें हैं, सबके रेट फ्लेक्सिबल हैं और सीजन के अकॉर्डिंग ये रेट घटता या बढ़ता रहता है। यहाँ पर है बस स्टैंड का गेट और यहीं बगल में ही पड़ता है हरिद्वार प्रीपेड टैक्सी स्टैंड, जहाँ से कि आप प्रीपेड टैक्सी की बुकिंग करा सकते हैं। ये सारी गाड़ियाँ जो आपको दिख रही है ये प्रीपेड टैक्सी है। आप इसके द्वारा भी केदारनाथ जा सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है। यदि आप शेयर टैक्सी द्वारा केदारनाथ पहुँचना चाहते हैं तो उसका स्टैंड आपको यहाँ पर सामने देखने। दोस्तों, बस स्टैंड के पास ही आपको शेयर टैक्सी के वाहन देखने को मिल जाते हैं और यहीं पर इनका ऑफिस भी है। आज से ही इस शेयर टैक्सी द्वारा भी केदारनाथ के लिए जा सकते हैं और इसके द्वारा भी आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बसें आपको यहाँ से जो गौरीकुंड, गुप्तकाशी के लिए दिख रही है, ये सारी केदारनाथ यात्रा के लिए ही है और ये सारी सोनप्रयाग की ओर जाती है। दोस्तों, अगर आपको 4 धाम यात्रा के लिए बुकिंग करना हो तो TGMOC का कार्यालय यहाँ पर है और ये कार्यालय सुबह 7-8 बजे के करीबन खुल जाती है। यहाँ से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। जस्ट बस स्टैंड के बगल में ये बस स्टैंड हो गया और ये यहाँ पर कार्यालय है और यहीं पर सारी बसें भी लगती है जो कि गुप्तकाशी, गौरीकुंड की ओर जाती है, यानी कि सोनप्रयाग के लिए आप यहाँ से बसें ले सकते हैं। अपने केदारनाथ यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की थी और दिल्ली से मैं बाय बस पहुँचा हूँ हरिद्वार, जहाँ से कि अब मैं बाय बस पहुँचने वाला हूँ सोनप्रयाग। दोस्तों, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी केदारनाथ के लिए आना चाहते हैं, आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश और यहाँ से फिर आपको बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए। तो यदि आपने अपने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कराया है तो आप यहाँ पर पहुंचकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार बस स्टैंड के पास ही आपको गवर्नमेंट ऑन्ड काउंटर के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट काउंटर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहां से कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ या फिर 4 धाम यात्रा के लिए या तो टूर पैकेज ले सकते हैं या फिर पार्शियली यात्रा के लिए भी बस टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, अभी जुलाई का आखिरी सप्ताह चल रहा है और बारिश का भी मौसम चल रहा है। इस कारण अभी बहुत ही कम लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं और इस कारण अभी यहाँ पर बसें भी काफ़ी कम है। तो इसलिए आपको जो भी पहली बस मिले आप उसी से निकल जाएं, बेहतर आपके लिए यही होगा, क्योंकि अभी पैसेंजर कम होने के कारण 8-9 बजे के बाद से शायद से यहाँ से कोई बस आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है। और अगर
पैसेंजर ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको बसें मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद मैं अपने केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों आज बसें थोड़ी कम है क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और इस कारण बसों को डाइवर्ट करके ऋषिकेश से कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी कम बसें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बसें नहीं मिलेंगी। आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर बसें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको इन केस यहाँ पर बस नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ऑटो द्वारा ऋषिकेश पहुँच जाएँ और उसके बाद आप अपनी यात्रा को वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों इस बस द्वारा हम जो निकलेंगे, अभी इसमें हमें 600 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया जा रहा है यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। और शायद ये सोनप्रयाग ना जाकर सीतापुर में ही रुक जाए। अगर ट्रैफिक रहती है तो ये लोग सीतापुर में ही रुक जाते हैं। चलिए दोस्तों अभी बस भरने का वेट करते हैं। जब तक बस नहीं भरती है तब तक ये बस नहीं खुलेगी। बस भरने के बाद ही ये लोग यहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। 4 बजे से बैठे बैठे करीबन अभी 6 बज चुके हैं और अब तक बस खुली नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल हुई फर्स्ट बस को छोड़ना। दोस्तों जुलाई अगस्त का महीना बारिश वाला महीना होता है और पूरे बरसात भर केदारनाथ मार्ग में कहीं भी कभी भी भूस्खलन हो जाता है। इसलिए इस दौरान काफ़ी कम लोग ही केदारनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इन दिनों यात्रा की प्लानिंग करने की सोच रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पूरी प्लानिंग के साथ ही केदारनाथ यात्रा के लिए जाएं। 6:50 और अब जाके फाइनली हमारी बस यहाँ से खुल रही है और देखते हैं अब हमें सोनप्रयाग तक पहुँचने में कितना समय लगता है। और बाकी जो भी छोटी बड़ी जानकारियाँ होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ रास्ते में। श्री केदारनाथ का नाम लेते हैं और अपने इस यात्रा की शुरुआत यहाँ से करते हैं। दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर की है और इस दूरी को तय करने में हमें करीबन 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं। ऋषिकेश से निकलने के बाद हम पूरी घाटियों से होते हुए ही सोनप्रयाग तक पहुँचेंगे और इस दौरान यदि जाम रहता है तो ये समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। दोस्तों यदि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक साइट सीइंग का मजा लेते हुए पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रीपेड टैक्सी या फिर शेयर टैक्सी द्वारा ही जाएं, क्योंकि बस वाले हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में केवल लंच और ब्रेकफास्ट के लिए ही रोकते हैं। बाकी किसी भी साइट सीइंग को ये लोग नहीं कराते हैं। हरिद्वार से निकलने के बाद करीबन 1 घंटे के बाद 8 बजे हम लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं और ऋषिकेश से निकलकर इन घाटी भरे रास्ते और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंचते हैं देवप्रयाग। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और एक बार ट्रेन कंटिन्यूसली चलने के बाद अभी हम देवप्रयाग पहुंचे हैं। अभी देखते हैं हमारी गाड़ी अभी तक है, देखते हैं कहाँ पर खाना पीना खाने के लिए। ऋषिकेश से निकलने के बाद इस मार्ग में पड़ने वाला देवप्रयाग एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। यह संगम नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर 2 नदियों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो यदि आप प्राइवेट टैक्सी या फिर कार से जा रहे हैं तो इन स्थानों का दर्शन करते हुए ही आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों अभी समय हो रहे हैं 10:50 और अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और आगे कुछ देर में हमारी बस यहाँ पर रुकने वाली है और अभी हम लोग यहाँ पर खाना पीना खाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते और कैमरे इस खूबसूरती को अपने अंदर कैद नहीं कर सकती है। हमने ऑलमोस्ट आधी दूरी तय कर ली है और अब यहाँ से लगभग आधी दूरी बची हुई है केदारनाथ की। श्रीनगर को हरिद्वार से केदारनाथ के बीच का मिड पॉइंट माना जाता है और यहाँ से अभी केदारनाथ की दूरी लगभग 125 किलोमीटर की बची हुई है। हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर से आगे और यहाँ पर रुके हैं एक ढाबे के पास खाना खाने के लिए और यहाँ से अभी रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की है। दोस्तों अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं और देख सकते हैं यहाँ से लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। हमने 150 का थाली ऑर्डर किया है जिसमें 4 रोटी, ये सब्जियाँ, थोड़ा सा राइस आएगा। तो अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया कंप्लीट और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी बज रहे हैं 12 और देखते हैं अभी कितने बजे हम लोग कौन से डेस्टिनेशन तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों हम लोग अभी इस वाले ब्रिज तक पहुँच चुके हैं और ये ऊखीमठ वाला रोड है, वो वाला रोड ऊखीमठ की ओर चली जाती है और ये वाला जो रोड है ये केदारनाथ की ओर जाती है। तो अभी ये पुल थोड़ा डैमेज है, इस वजह से हम लोगों को बस से उतार दिया गया है। हम लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को। उसके बाद दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं गुप्त काशी। अभी हमने जस्ट गुप्त काशी मार्केट को क्रॉस किया है और अब हम लोग धीरे धीरे सोनप्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी रह गई है सोनप्रयाग की और हमें लगभग और 1 घंटे लगेंगे सोनप्रयाग तक पहुँचने।
भाई अभी हम लोग केदारनाथ से अच्छी खासी दूर है और आप देख सकते हैं रास्ते में लैंडस्लाइड हो चुकी है और अब पूरा मार्ग जो है वो बंद हो चुका है। इधर गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। दोस्तों बारिश के मौसम में केदारनाथ मार्ग की सबसे बड़ी समस्या लैंडस्लाइड की ही रहती है। यदि आप भी जुलाई अगस्त या फिर बारिश के महीने में आ रहे हैं तो इस मार्ग में थोड़ी सावधानी रखें और बहुत ही सावधानी पूर्वक यात्रा करें। दोस्तों अभी रोड हो चुका है क्लियर। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं फाटा। फाटा वो स्थान है जहाँ से कि केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है और इसके साथ अन्य 2 स्थान गुप्तकाशी और सीसी से भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है। दोस्तों शाम के 5 बजे हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर। अभी बस वाले हमें यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर हमें रूम मिलता है या फिर कहाँ पर होटल वगैरह मिलता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर और सीतापुर में ही सारी बसें रुक जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल चलते हुए पहुँच रहे हैं सोनप्रयाग और हमारा आज का प्लान है कि हम आज रात में सोनप्रयाग में ही स्टे करें और वहाँ से हम सुबह गौरीकुंड के लिए निकलेंगे और फिर गौरीकुंड से हम सुबह अपने ट्रैकिंग को स्टार्ट करेंगे। मौसम है ना, ये अभी पीक सीजन नहीं है क्योंकि बारिश के मौसम में टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं और इस वजह से अभी होटल वगैरह थोड़े चीप रेट में मिल जाते हैं। तो देखते हैं सोनप्रयाग पहुंचकर हमें कितने में होटल मिल पाता है। दोस्तों आप सीतापुर में रुकना चाहें तो सीतापुर में भी रुक सकते हैं। सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। लेकिन अधिकांश लोग सोनप्रयाग में इसलिए रुकना प्रेफर करते हैं क्योंकि सोनप्रयाग में ही यात्रा रजिस्ट्रेशन का जो वो पर्ची होता है वो वेरीफाई होता है और उसके बाद आप अपने ट्रैकिंग की शुरुआत कर पाते हैं। दोस्तों ये सोनप्रयाग का पार्किंग स्थल है। यदि आप अपने वाहन से आते हैं तो आपको अपने वाहन को यहीं पार्क करना होगा क्योंकि इसके आगे अपने वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये सोनप्रयाग का मेन मार्केट है जहां पर कि बहुत सारे होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर रुकने के लिए अच्छी खासी सुविधाएं उपलब्ध है। आप रूम ले सकते हैं, डॉर्मेटरीज ले सकते हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना एक रूम ले लिया है और ठीक ठाक सा रूम मिला है हमें, बेसिक सा रूम है। और अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रेश होंगे, आराम करेंगे, उसके बाद मार्केट की ओर जाएंगे और कल की यात्रा के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेंगे जो कि यात्रा के लिए आवश्यक होंगी और उसके बाद खाना पीना खाते हुए आएंगे रूम, आराम करेंगे और कल सुबह से हम अपने पैदल यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग रास्ते में ही रूम के लिए अप्रोच करना शुरू कर देंगे, रूम, डॉर्मेटरी, होटल वगैरह के लिए। तो आप सबसे पहले रूम देख लें और जो भी रेट बोलते हैं आप उनसे बार्गेन जरूर करें क्योंकि यहाँ पर ये रेट थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, ऊपर नीचे होता है। हालांकि ज़्यादा पीक सीजन में आपको यहाँ पर रेट काफ़ी हाई देखने को मिलेंगे। मई जून की बात करें तो मई जून में रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जुलाई अगस्त में रेट बहुत ही कम होते हैं और सितंबर अक्टूबर में ये रेट थोड़ा मीडियम रहता है। दोस्तों मैं हूँ अभी सोनप्रयाग में और यहाँ के मार्केट में मैं अभी घूम रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ का मार्केट है। यहाँ पर अगर आप केदारनाथ से यात्रा करके वापस लौटते हैं और रहना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉर्मेटरी, रूम, हॉल इत्यादि की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से रुक सकते हैं। आपको इसी मार्ग पर बहुत सारे डॉर्मेटरी, हॉल और रूम वगैरह दिख जाएंगे जहाँ पर कि आप स्टे कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट अभी चल रहा है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, पीक सीजन है नहीं, तो बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको डॉर्मेटरी दिखाता हूँ और इस प्रकार से यहाँ पर डॉर्मेटरी है, देख सकते हैं। बेड लगे हुए हैं, 100 रुपए आदमी। ये 100 रुपए आदमी में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये पीछे इधर चारों ओर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल्स वगैरह दिखने को मिल जाएंगे और अगर आपको सामान रखना हो तो यहाँ पर क्लॉक रूम भी अवेलेबल है। आपकी यात्रा के लिए आपकी जो भी नीडी चीज़ें हो, जो भी आपके नीड की वस्तुएं हो, आप कोशिश करें उसे सीतापुर या फिर सोनप्रयाग में ही खरीदने क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे चीज़ें धीरे धीरे महंगी होती जाएंगी। दोस्तों यहाँ के मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं होता है तो आप अपने साथ रेनकोट और छाता वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं हम लोग मार्केट निकले हुए थे और अभी तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश तेज भी हो रही है तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं रूम की। दोस्तों ये है हमारा रूम और ये 3 बेड वाला रूम है और इसके लिए हमने पे किए हैं 800 रुपये। अभी जुलाई का अंतिम महीना चल रहा है, पीक सीजन नहीं है, इस कारण देख सकते हैं रूम ठीक ठाक रूम हमें 800 में मिल जाता है। यही जब आप पीक सीजन में आएंगे तो आपको इसी रूम के लिए 1000, 1500, 2000 तक भी पे करने पड़ सकते हैं। देख सकते हैं ये 3 बेड वाला रूम है और सही है। इसमें 5 सॉकेट मिल जाते हैं, 1, 2 यहाँ सॉकेट, 1 यहाँ पर और 2 सॉकेट आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं। मतलब आप अपने सारे गैजेट को यहाँ पर अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों लेटरिन बाथरूम भी अच्छा है, देख सकते हैं। और इस गीजर के लिए हमने 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं वरना ये रूम आपको 600 रुपये का भी मिल जाता है। देख सकते हैं लेटरिन बाथरूम भी ठीक ठाक है और
ये जो लोकेशन पड़ता है रूम का, वो पार्किंग से थोड़ा अंदर आना पड़ता है। मतलब पार्किंग जो है आपका उस वाले डायरेक्शन के पास है, वहाँ पर पार्किंग है। थोड़ा सा आपको ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आते हुए इन गलियों से होते हुए आप आ सकते हैं। और ये भी सामने एक होटल है, और यहाँ पर हमने रात में खाना पीना खाया था। ये ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट था, 150 रुपये की थाली थी, बिल्कुल जेन्युइन खाना था और खाना बिल्कुल सही था। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी होटल हैं सब में रेट यही पड़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर या दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इसलिए सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक की संपूर्ण पैदल यात्रा को हमने वीडियो के अगले भाग में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक के अब तक के पूरे यात्रा को आपने देखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही साथ कमेंट में एक बार बाबा केदार का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो में सुधार के लिए अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री केदार।